हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2026 में मैट्रिक का, उनका जो है प्रोग्राम आ चुका है। और जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम देंगे उनका भी प्रोग्राम आ चुका है। आप अपना अपना शेड्यूल देख लीजिए कब आपका एग्ज़ाम है, और उसी हिसाब से जो है आप अपने तैयारी में जुड़ जाइए। तो ये सीरीज़ जो है क्रैश कोर्स के रूप में ये सीरीज़ है, और वो जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उन सभी बच्चों को इससे मदद मिलेगा। इसमें काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाइए और देखिए। और जो वीडियो बचा हुआ है उस वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, पुनः बना रहे हैं, ताकि आपको इससे मदद मिल सके। और बहुत जल्द जो है क्रैश कोर्स के रूप में हम जो है आपका सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद लगभग 500 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, वो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो सारा मटेरियल मैंने तैयार करवा लिया है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। जो लोग इनको ऐसे ही देखते हैं वो ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए जो अब की बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद जल्द से जल्द जो है 12th के बच्चों के लिए भी हम बायोलॉजी में जो है इस तरह का प्रोग्राम ला रहे हैं, ताकि उन सभी बच्चे को भी लाभ मिले। तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर है। और बायोलॉजी का जो है ये लास्ट चैप्टर है, आनुवांशिकता का चैप्टर है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? तो ये आनुवांशिकता का चैप्टर है। अब ये आनुवांशिकता होता क्या है? आनुवांशिकता गुण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक गुण जो ट्रांसफ़र होता है जनरेशन में, बच्चों में, उनके माता पिता से, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। जब इस चीज़ को हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। और ये NCERT से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में भी आपको काम आ सकता है। और बहुत जल्द जो है हम जनरल साइंस का कोर्स ला रहे हैं, ऐसे सभी एस्पिरेंट के लिए, ऐसे सभी युवाओं के लिए जो युवा साथी हमारे 1D 2D एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। 1D 2D का मतलब ये है कि जो एक दिन में क्लियर हो जाता है या 2 दिन में क्लियर हो जाता है, ऐसे सभी एग्ज़ाम का, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, इन सबों में जो साइंस पूछा जाता है, खासकर उस साइंस का जो स्तर होता है वो 9th 10th के साइंस का ही स्तर होता है। तो वहाँ भी थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो चलिए, बिना विलम्ब किए हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने सिलेबस की ओर पहुँचते हैं, और इस चीज़ को हम लोग करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा 8वां चैप्टर बायोलॉजी का। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी का ये 8वां चैप्टर है। देखिए, हम जूम कर दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो हमारे सभी बच्चे को। और ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर है आनुवांशिकता का। मैंने आपको बताया कि आनुवांशिकता क्या होता है। तो आनुवांशिकता, ठीक है, प्रवाहित हो रहा गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, प्रवाहित होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पेन का कलर देख लेते हैं कौन सा कलर है। चलिए, बहुत अच्छा। अब है अनुवांशिकी और आनुवांशिकता जो है ये चैप्टर का ही टाइटल है, चैप्टर का ही नाम है, ये टॉपिक है। और इसका अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ 2 चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है वो है आनुवांशिकता। वो क्या है? आनुवांशिकता है। पहला चीज़ क्या है? आनुवांशिकता है। ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है वो है विविधता या भिन्नता। विविधता क्या होता है? इस पृथ्वी पे आप जो अनेक प्रकार के जीव जंतु देख रहे हैं, वो अनेक प्रकार के जीव जंतु, वो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन्हीं सभी कैरेक्टर्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तब उस चीज़ को हम लोग कहते हैं विविधता, वेरिएशन, डाइवर्सिटी या विभिन्नता। तो इस दोनों चीज़ को सम्मिलित रूप से हम लोग आनुवांशिकी चैप्टर में, आनुवांशिकता में पढ़ते हैं। चलिए, तो आनुवांशिकता या वंशागति। वंशागति का मतलब है एक वंश से दूसरे वंश में जब गुण ट्रांसफ़र होते हैं, प्रवाहित होते हैं, जाते हैं, तो इसी गति को हम लोग कहते हैं वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति। तो विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ, डैट मीन्स उस चीज़
पे प्रैक्टिकली विश्वास करते हुए, ठीक है, ये वंशागत होता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और दूसरे तरफ जो दूसरा हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, तो दूसरा टॉपिक है विभिन्न विविधता या जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक अभी थोड़ा सा रखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, माइंड मैप है, माइंड चार्ट है। इस चीज़ को देखिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या जानना है, उसके बाद हम लोग आगे इस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग आगे करते हैं और देखते हैं क्या है। ये पेन जो है बार बार ऐसे हो रहा है, तो पेन जो है, इसमें से पेन तो हम लोग सिलेक्ट कर ही लिए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा मिटा देते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे, और फिर हम लोग जो है अपना आगे रखेंगे कार्यक्रम, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में, हमारे अंदर दो तरह का जो है ये आनुवांशिकता देखने को मिलता है, ये विविधता देखने को मिलता है। एक जो है वो देखने को मिलता है किस लेवल पे, तो जेनेटिक लेवल पे देखने को मिलता है। किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो अपने को देखने को मिलता है वो सोमेटिक लेवल पे देखने को मिलता है। जो शरीर के अंदर परिवर्तन होता है वो सोमेटिक है, और जो हमारे जीन के अंदर परिवर्तन होता है वो जेनेटिक है। ये दोनों तरह की भिन्नताएं अपने को देखने को मिलती है। कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है, अब उनका जो बच्चा है उन्हीं के जैसा दिखता है, लेकिन उसका जो लक्षण है उसके जैसा नहीं है, शक्ल सूरत उसी के जैसा है, आवाज़ जो है उसके जैसा नहीं है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग लेके इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले है सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन में क्या होता है, देखिए सोमेटिक वेरिएशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो शारीरिक कोशिका भिन्नता, सोमेटिक मतलब ही होता है शरीर। अब शरीर में किस तरह का वेरिएशन होता है, हम लोग वेरिएशन को देखते हैं, फिर आगे इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि वेरिएशन को डीपली यहाँ नहीं पढ़ना, इसलिए ये शारीरिक कोशिका में आती है और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि हम अगर मान के चलिए पहलवान है तो मेरा बच्चा भी पहलवान होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। या मैं शिक्षक हूँ तो मेरा बच्चा जो है आगे शिक्षक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। या मेरे पिताजी मान के चलिए किसान थे या व्यापार करते थे तो हम भी वही करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि हम ये पृथ्वी पे आके सीखते हैं अपने सुविधा के क्षमता के अनुसार कि अपने को क्या करना है, और ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती है क्योंकि इसका जीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब एक हथौड़ा चलाने वाला व्यक्ति का जो शरीर है और जो मसल्स है हाथों का, जो ये भुजा है, ये मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो उसका बच्चा का भी ये हाथ, ये भुजा वगैरह जो है मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका शरीर से ताल्लुक़ है, और शरीर से जो चीज़ ताल्लुक़ रखता है वो हेरिडिटी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये चीज़ मान के चलिए। तीसरा पॉइंट है जैव विविधता में सहायक नहीं होते। क्यों नहीं होते? जैव विविधता में सहायक वही होंगे जिसमें जेनेटिक वेरिएशन होगा। जैसे मटेरियल में चेंजिंग नहीं होगा, कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं होगा, तो उसके प्रोडक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए ये जैव विविधता को शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन जेनेटिक लेवल पे नहीं होता है। चौथा और लास्ट, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको बोला कि हम पृथ्वी पे आके सीखते हैं कि अपने को किस तरह का काम करना है, तो ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं, जो हम किसी से सीखते हैं या अपने को सिखाया जाता है। और जो अपने को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेरेंट्स से मिलता है, जीन के थ्रू मिलता है, वो जेनेटिक हेरिडिटी होता है, वो जेनेटिक गुण होता है, वो अपने को सिखाया नहीं जाता है। हम लोग खुद ही जन्म से सीखते हैं और वो जन्मजात गुण कहलाता है। जैसे देखिए, कानों में छेद कराना, कुत्तों में पूंछ काटना,
अब कान में छेद हम लोग करवाते हैं आभूषण पहनने के लिए या ऐसे ही सौंदर्य के लिए, ये किया हुआ नहीं आता है। दूसरी बात, जो घर में पालतू पशु होते हैं, कुत्ता बिल्ली, इन सबों का डिजाइनिंग के लिए या अलग अलग जो है नेम के लिए, अलग अलग दिखने के लिए उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया जाता है। जैसे कुत्ते का एक नस्ल है जिसका पूंछ काट दिया जाता है, तो पूंछ तो कटा हुआ पैदा होता नहीं है। इस पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चूहा पे रिसर्च किया और उस चूहा के 20 पीढ़ी का पूंछ काटता रहा, ताकि ये देखे कि 21वीं पीढ़ी में या हर एक बार पूंछ काटने के बाद जब उसका जनरेशन ग्रो होता था तो जो बच्चा पैदा लेगा चूहा का वो पूंछहीन होता है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूंछ होना जेनेटिक है, ठीक है, और काट देना क्या है, सोमेटिक है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। वैसे ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है जेनेटिक्स, इसको वही बच्चे समझेंगे जो लगातार दिलचस्पी ले रहे हैं बायोलॉजी में। चलिए दूसरे तरफ हम लोग आ जाते हैं। दूसरे तरफ जो हम लोगों का दूसरा गुण है वो है गेमेटिक वेरिएशन। गेमेटिक वेरिएशन को एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन भी कह सकते हैं। इसे जनन कोशिकाओं की विविधता या भिन्नता भी कह सकते हैं। इसमें जनन कोशिका में आती है। जनन कोशिका क्या है? वही जनन कोशिका है जिसको आप शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं। दो अलग अलग जीन है। जैसे ही दो जीन हुआ तो वही तो वेरिएशन है और वहीं से तो वेरिएशन शुरू हो जाएगा। फिर ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, बिल्कुल होगी। अगली पीढ़ी में दो अलग अलग तरह का जीन कंबाइन हो रहा है और वही जीन आगे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब तीसरा क्या है, जैव विविधता में सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक ही माता पिता के 3-4 संतानों में कोई समानता नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा वेशभूषा समान हो लेकिन उनके फीचर्स अलग होते हैं, उनके गुण अलग होते हैं। तो ये आप अपने समाज में भी देख सकते हैं। यह अभी ठंडी का दिन है, बहुत सारी बकरियां बच्चे देगी, बहुत सारी जो है सी डॉग जो है वो बच्चे को जन्म देगी। आप वहाँ देख लीजिएगा 4-5 बच्चों में किस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है। और लास्ट, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। बिल्कुल ये आनुवांशिक लक्षण ही कहलाता है, क्योंकि आनुवांशिक लक्षण वहीं पे होगा जहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन होगा। जहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन होगा। ये चीज़ आप मान के चलिए और ये चीज़ आप देखिए, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लगता है इसमें टेक्निकली फॉल्ट आ गया है। जब भी किसी चीज़ को हम लोग सर्कल करते हैं तो ये बार बार आ जा रहा है, इस चीज़ को बाद में देखेंगे। जैसे देखिए उदाहरण में, मानव के बालों का रंग और मानव शरीर की लंबाई ये अपने पेरेंट्स से जुड़ा होता है। सपोज कीजिए मेरा बाल अभी पक रहा है तो मेरे पिताजी का भी बाल जो है युवा अवस्था से ही पक रहा होगा, या हमारा जो आगे संतान होगा उसमें भी ये हेरिडिटी आगे जाएगी। और जो सामान्यतः जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनका बच्चा भी लंबा होता है, क्योंकि वो हेरिडिटी है। और जिनके माता पिता क्या होते हैं, थोड़ा सा कम हाइट के होते हैं, सामान्यतः देखा जाता है हमारे समाज में कि उनके बच्चों का भी हाइट क्या होता है, कम होता है। हालांकि साइंस का, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आप आज अलग अलग तरह का मेडिसिन, अलग अलग तरह का योगा और जिम वगैरह करवा के, डाइट देके आप थोड़ा सा उसमें जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जीन का कमाल है, 1-2 इंच बढ़ा लें तो बढ़ा लें, लेकिन जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और नेचुरली अपने को क्या करना है, ग्रो करना है। चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ये सारी चीज़ें मिटा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि काफ़ी दिन बाद आज क्लास होगा तो थोड़ा धैर्य से देखना है, और जैसे ही नॉर्मल चीज़ों पे हम लोग चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, कैसे संचयन होता है, कैसे ये एक जगह एकत्रित होता है, तो उस चीज़ पे हम लोग आ गए हैं। उस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा
सॉरी, ध्यान देना है। सॉरी, चलिए। विविधताएं, भिन्नताएं, ये सब एक ही तरह के शब्द हैं जिनका मतलब है एक का ही कई रूप, एक का ही अधिक रूप। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु अलैंगिक जनन में हो चाहे जंतु लैंगिक जनन में हो। तो अब देखिए, परिलक्षित का मतलब होता है दिखता है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण ट्रांसफ़र होगा तो वो गुण उस जीव में दिखेगा, ये मान के चलिए आप, तब ही ये आगे और बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं परिलक्षित होना, दिखना। ठीक है। अलैंगिक जनन, दोस्तों जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक में किसी भी तरह का जो है अलग अलग प्रकार के जो लिंग होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। इसमें नर और मादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई लिंग नहीं होता है, इसीलिए इसे अलैंगिक कहते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट में ये क्षमता होता है कि वो आगे अपना संतति को उत्पन्न कर सकता है। ये छोटे जीवों में, पादपों में होता है, यहाँ नर मादा नहीं होता है। इस तरह के जनन को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। और जहाँ लिंग होता है, एक जो है मेल होता है और दूसरा जो है फीमेल होती है, और उसी के अपने सेल होते हैं। जो सेल होता है, मेल का जो सेल होता है उस चीज़ को हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल का जो सेल होता है उस चीज़ को हम लोग ओवम कहते हैं। और इसके बीच फ्यूजन होता है। यहाँ दो अलग अलग तरह के जो हैं जेंडर हम लोग लिए हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अलैंगिक में क्या होता है? विभिन्नताएं कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ जीन का कोई कमाल नहीं है, यहाँ मेल और फीमेल का कमाल नहीं है। एक इंसान जो है दो अलग अलग इंसानों के उत्पत्ति है, तब उसमें वेरिएशन होता है। लेकिन एक इंसान, जब एक ही इंसान का उत्पत्ति रहेगा तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा या कम वेरिएशन होगा। तो ये चीज़ मान के चलिए आप, छोटे जीवों में, पादपों में तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, इंसानों में ऐसा नहीं है। देख लीजिए आप, डीएनए आप लोग काफ़ी पढ़ते हैं डीएनए। ये वही डीएनए है जो किसी कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिकृति का मतलब है कि जब डीएनए बनता है तब वहाँ किसी भी तरह के फॉल्ट के कारण यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जीन का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं होता है। दूसरे तरफ जब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, लैंगिक का, तो वहाँ ये मान के चलिए कि दो जो है सेल या दो अलग अलग जीव यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि दो अलग अलग सेल मिलता है, दो अलग अलग तरह का जीन मिलता है। या क्रॉस संस्करण, ये क्रॉस संस्करण, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। आजकल हाइब्रिड क्या आ गया है? हाइब्रिड मक्का आ गया है, हाइब्रिड अलग अलग प्रकार के पौधे आ गए हैं जिसका प्रोडक्ट हमारे घरों में आता है। तमाम प्रकार की सब्जियां, फूल, फल, ये सब हाइब्रिड है क्योंकि बहुत कम ही समय में बहुत लाजवाब तरीके से उगाया जाता है। और ये क्रॉस संस्करण का ही परिणाम है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का ही परिणाम है। के द्वारा होता है? गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा होता है। जो क्रोमोसोम हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में इतने क्रोमोसोम होते हैं और अन्य जीवों के शरीर में इतने क्रोमोसोम होते हैं, तो जब मेल और फीमेल सेल मिलता है तब क्रोमोसोम क्या होता है, एक बार ज्वाइन होता है, फिर वहाँ से क्या होता है, डिफर करता है, तो उसके से होता है। एक बार वियोजन होता है, ठीक है संयोजन होता है, उसके द्वारा होता है। फिर म्यूटेशन के द्वारा होता है। म्यूटेशन क्या होता है मेरे बच्चों? म्यूटेशन होता है कि प्रकृति में
किसी भी प्रकार का अगर समस्याएं हुई तो उसका प्रभाव जब हमारे जीन पे पड़ता है तो हमारे जीन में बदलाव आता है, और इसी चीज़ को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ये किन किन चीज़ों से हो सकता है? ये रेडिएशन से हो सकता है, ये ग्रहण जब लगता है तो ग्रहण के जो अलग अलग कॉस्मिक रे होता है उससे हो सकता है, या किसी भी खास प्रकार की बीमारियों से हो सकता है, पोल्यूशन से हो सकता है, ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने से हो सकता है। तो 10th क्लास के बच्चों को उतनी जानकारी नहीं चाहिए इस बारे में। म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी बाह्य या आंतरिक कारण से आपके जीन में बदलाव आना, आपके जीन का बदल जाना, खराब हो जाना, और उससे कई तरह की समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो ये वेरिएशन से जुड़ा हुआ टॉपिक था जो आप पिछले 10-20 मिनट से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। अब वेरिएशन जब खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तब आया हम लोगों का अपना टॉपिक जिसको आप कहते थे क्या? अनुवांशिकी या अनुवांशिकता। वो वेरिएशन और अनुवांशिकता अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, जैसे आप हेड और टेल कहते हैं उसी तरह से इसमें से आप किसी को हेड कह सकते हैं, किसी को टेल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अनुवांशिकता से वेरिएशन आएगा और वेरिएशन से ही हम अनुवांशिकता को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। चलिए इस माइंड मैप को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हम लोगों का मेन टॉपिक, अनुवांशिकी या अनुवांशिकता। ठीक है, इसी का दो भाग होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता या विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोगों का क्या है? अनुवांशिकता है। दूसरा क्या है? अनुवांशिकता है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, उस चीज़ को देखिए। यहाँ विविधता या विभिन्नता की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग आएंगे सिर्फ और सिर्फ ये जो टॉपिक है हम लोगों का अनुवांशिकता का, उस पर। अनुवांशिकता के अलग अलग गुण होते हैं, उस गुण को पढ़ना है। पहला जो गुण है वो क्या है? प्रभाविकता का नियम है कि एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में जीन ट्रांसफ़र होता है तो वो जीन अपने आप को वहाँ प्रभावित कर पाता है या नहीं, या अपने प्रभावशीलता को प्रदर्शित कर पाता है या नहीं। तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, या प्रभाविकता का नियम कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है पृथक्करण का नियम। क्या होता है? पृथक्करण का नियम। जब एक जीन दूसरे जीन से कंबाइन करता है और बिल्कुल अलग तरह का रिजल्ट प्रदर्शित करता है, तब ये क्या होता है? ये पृथक्करण का नियम या पृथकता का नियम होता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेट होता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो है, तीसरा ये देखिए, ये जो तीसरा है ये स्वतंत्र अपवहन का नियम है। मतलब दो कंबाइनिंग जो जीन है उसका कैरेक्टर कोई मैटर नहीं करता है, एक अद्भुत कैरेक्टर शो हो जाता है, तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये चीज़ें लिखी हुई है, आपको लग रहा होगा कि क्या क्या ये लिखा हुआ है, तो हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। और कल से अपना टॉपिक जो है प्रत्येक दिन चलेगा बिना किसी डिस्टर्ब का और रुकावट का। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं गुण। तो जब हम लोग अनुवांशिक चैप्टर में गुण की बात करते हैं तो गुण दो तरह का होता है। एक गुण होता है जो बाह्य गुण होता है, जिसमें वेशभूषा, रंग, रूप, आकार, प्रकार आता है, और एक गुण होता है जो आंतरिक गुण होता है। हमारा आवाज़ कैसा है, हमारा बुद्धि कैसा है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर क्या दयालुता है, हमारे अंदर जो आंतरिक गुण है वो गुण है। तो एक गुण को हम लोग क्या कहते हैं? एक गुण को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारे जीन से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये
जीन से रिलेटेड होता है, इस चीज़ का ख्याल करना है, इस चीज़ को देखना है। ये किससे रिलेटेड होता है? जीन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? जीन से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को देखना है। और ये जीन वाला गुण ही जो है कि कौन सा गुण होता है? आंतरिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? आंतरिक गुण होता है। बिना किसी को छेड़े या बिना किसी के बातचीत किए आप इस गुण का पता नहीं लगा पाएंगे। और दूसरा गुण जो होता है, उस गुण को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। ये कौन सा गुण होता है? तो ये बाह्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? बाह्य गुण होता है। इसमें हम किसी का हुलिया देख के पता कर लेते हैं ये उसी का संतान, ये उसी के जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो है इसमें फेनोटाइप सभी प्रभावी होगा। जीनोटाइप में विषम युग्मकी प्रभावी होगा। विषम युग्मक का मतलब है जिसमें दो अलग अलग तरह का युग्मक होगा, उसको कहेंगे विषम युग्मक। समझ गए? जैसे यहाँ देखिए एक एक्स है और दूसरा वाई है, ये क्या हो गया? विषम युग्मक हुआ। लेकिन अगर यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है तो ये क्या हो गया? ये सम युग्मक हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। और विषम युग्मक जहाँ होगा वहीं पे एक युग्मक का जो जीन होगा डोमिनेंस होगा, स्ट्रोंग होगा, और वही अपना रोल जो है वहाँ दिखाएगा, अपना गुण वहाँ दिखाएगा। तब हम लोग उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। दूसरा चलिए, ये जो पृथक्करण का गुण है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिनोटाइप में सब में दिखेगा, जीनोटाइप में विषम युग्मकी में दिखेगा। F2PD ये F1PD है जो पेरेंट का PD होगा। फिर वहाँ देखिए फेनोटाइप में जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। 3:1 का क्या मतलब है? 3:1 का मतलब है कि तीन जो है नई तरीके से आपको दिखेगा जिसमें, और एक जो है आपको पुराने तरीके का दिखेगा। ये हुआ 3:1 का मतलब 3 में आपको डोमिनेंस दिखेगा। ठीक है, प्रभावशीलता दिखेगी। और एक में आपको वही पुराना गुण दिखेगा जो उसके पेरेंट का आया है। लेकिन जेनेटिक देखिएगा तो 100% एक जीन मिलेगा, 2 हाइब्रिड मिलेगा और एक जो है रिसेसिव जीन मिलेगा जो हूबहू माता पिता के समान हो गया है। अब तीसरे नंबर पे आइए, फेनोटाइप में सभी प्रभावी होगा। जीनोटाइप विषम युग्मकी होगा तो FTPD में जो है ये आपको दिखेगा। फेनोटाइप में 100% नो आपको दिखेगा, फिर 3 दिखेगा और एक रिसेसिव दिखेगा। और ये द्विसंस्करण अनुपात कहलाता है। और इसका जो है ये जो जेनेटिक गुण होता है वो बहुत लंबा होता है। उसका फॉर्मूला आगे अगर होगा रेशियो के तौर पे तो हम लोग देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। ठीक है। ये एकल संस्करण होता है। एकल संस्करण का क्या मतलब है? एकल संस्करण का क्या मतलब है? तो एकल संस्करण का मतलब हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। एकल संस्करण का मतलब होता है जब एक एक गुण लेके, जैसे एक रेड है और एक वाइट है, इसके बीच में अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करवाते हैं तब ये एकल संस्करण होगा। लेकिन एक साथ जब 2 गुणों पे चर्चा करेंगे, रेड होगा और राउंड होगा, और इधर क्या होगा, मान लीजिए वाइट होगा और रिंकल होगा। तो ये 2 गुणों का जब एक साथ हम लोग चर्चा करेंगे और एक साथ पैटर्न बनाएंगे तब ये हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? द्विसंस्करण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आगे देख लीजिए जो पढ़ने वाला है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है जिसमें मैंने आपको विविधता या विभिन्नता और दूसरा आनुवांशिकता को बताया। आप लोग यूं ही इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, लगे रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग कल इस चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।